जय हिंद। आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। रोज की तरह, हमेशा की तरह आज भी हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे पाल वंश, सेन वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कारकोट, उत्पल, लोहार, इनको कश्मीर के इतिहास के नज़र से देखा जाता है, क्योंकि ये कश्मीर में ही इनका विकास हुआ और कश्मीर से ही ये अंत हो गए। कारकोट, उत्पल, लोहार, इन्हें हम फार्मूले के हिसाब से या एक ट्रिक के हिसाब से काउल याद करते हैं। यानी कश्मीर पर किन किन शासकों का शासन रहा, तो क से हो गया कारकोट, उत्पल और लोहार। और भी बहुत कुछ है हमें जानने के लिए। तो आइए चलते हैं पाल वंश की तरफ और पाल वंश से सारी जुड़ी जानकारी एक एक पॉइंट करके धीरे धीरे सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाल वंश। साथियों, जो पाल वंश था यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक वंश हमें देखने को मिला। कन्नौज के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने में, और यह हर्षवर्धन के बाद यह साम्राज्य का उदय हुआ। सबसे बड़ी बात उदय होने का यह था कि यहाँ पे कन्नौज, देखिए कन्नौज है, और कन्नौज में ही हर्षवर्धन जिनके जो वर्धन वंश के राजा हुआ करते थे। हमने इसे पढ़ा दिया है, इसके बारे में हर एक जानकारी आपसे साझा कर चुकी है। इनकी राजधानी, वर्धन की राजधानी थानेसर हुआ करती थी। वर्धन वंश की राजधानी थानेसर, और इसकी स्थापना प्रभाकर वर्धन ने करी थी। प्रभाकर वर्धन ने इसकी स्थापना करी थी, और प्रभाकर के दो पुत्र हुए, ठीक है। एक हुआ राज्यवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन, जो कि हमने ऊपर लिखा है। और इनकी एक कन्या थी राजश्री। तो इस चीज़ के बारे में हमने पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इसी समय पाल शासक भी थे, और धीरे देखिए कि ये जो पाल शासक थे, अब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इस पूरे कन्नौज से लेकर के इधर मगध की तरफ, कि मगध पर भी हर्षवर्धन का शासन हो गया था। यहाँ तक कि बंगाल तक हर्षवर्धन का शासन था। तो अब पूरा क्षेत्र खाली हो गया। कोई भी ऐसा मजबूत राजा नहीं था जो इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। तो यहाँ पे कई राजाओं का उद्भव होना लाजमी है। कई नए राजा बनने लगे और उठने लगे, और अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करने में, अपनी बहादुरी को दिखाने में पीछे नहीं हटे। उसी समय पाल, ठीक है, पाल वंश का एक राजा था जिसका नाम गोपाल था। क्या नाम साथियों? गोपाल। तो गोपाल जो थे, इन्होंने भी ऐसे ही अपने राज्य को स्वतंत्र करने के लिए अपना एक साम्राज्य को नियंत्रित किया, विकसित किया, और वहाँ पे अपने राज्य का नाम गोपाल वंश के नाम से हमें देखने को मिलता है इतिहास में, ठीक है। और ये जो गोपाल वंश के लोग थे, ये गडेरिया कहे जाते हैं। आपने सुना होगा गडेरिया, आज के समय में लोग होते हैं गडेरिया, जो कि भेड़ और बकरियां चराते हैं। तो इन्हीं से संबंधित ये पाल वंश हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इनकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। इनकी भाषा जो थी संस्कृत थी, प्राकृतिक थी और पाली भाषा, मतलब कि 3 भाषाओं में ये लोग अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। विस्तार भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। अभी हम शुरू करेंगे। देखिए, जो पाल वंश था इसका कन्नौज से लेकर के पूरा बंगाल तक, यहाँ तक कि जो बांग्लादेश था वो भी पहले बंगाल में ही था। तो बांग्लादेश का पूरा एरिया भी इस पाल वंश के कंट्रोल में, नियंत्रण में आता था। तो पाल वंश की स्थापना मैंने बताया गोपाल ने की थी 750 ईस्वी में। 750 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी गई थी। साथ ही भाषा क्या थी, तो भाषा हमने बताया संस्कृत भी थी, संस्कृत थी, पाली थी और प्राकृतिक। ये 3 भाषाएं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। ये महायान, इनका धर्म क्या था, तो महायान धर्म से संबंधित ये लोग थे। महायान बौद्ध धर्म, आपने सुना होगा महायान का बौद्ध धर्म है, और एक हीनयान है जो कब अलग हुआ था या कब विभाजित हुआ था, तो कनिष्क के समय हुआ था। यह कनिष्क के समय इसका विभाजन हो गया था, आपने पढ़ा ही होगा। और इनके समय में गौड़ी रीतिक साहित्यिक, देखिए गौड़ी रीति साहित्य विद्या का विकास इस समय देखने को मिलता है। गौड़ी, ठीक है। गौड़ी मतलब देखिए गौड़ राज्य, गौड़ का कौन शासक था, आपने नाम पढ़ा होगा, तो शशांक था। और शशांक कहाँ का था, तो शशांक बंगाल पर शासन करता था। तो गौड़ मतलब बंगाल ही है। तो यहाँ पे गौड़ी साहित्य का यहाँ पे विकास देखने को मिलता है इस पाल वंश के समय में। और सबसे पहले पाल वंश ने ही मगध पर अपना प्रभुत्व कायम किया था, नियंत्रण किया था मगध पर। और जो पाल है, पाल का अर्थ निकाला जाए तो पाल में होता है कि पालने वाला, यानी रक्षक। तो इन्हें बाद में रक्षक के नाम से भी जाना गया, क्योंकि यह सभी धर्मों का बराबर तरीके से रक्षा करते थे, उनको साम्राज्य में बराबर स्थान दिया करते थे, जिससे इन्हें पाल या रक्षक के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी एक तरीके से इसे देखा जाता है। अब लोग पढ़ेंगे गोपाल। ठीक है, गोपाल कौन था, हमें देखना चाहिए गोपाल। तो गोपाल वंश में हम बढ़ा जाए, यहाँ हम देखेंगे गोपाल वंश को। तो गोपाल जो थे, गोपाल वंश, यह 750 में साम्राज्य की स्थापना किए। 750 में ईस्वी में और इनकी राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। गोपालों की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। साथियों, मुंगेर कहाँ है, तो मुंगेर है बिहार में, गंगा नदी के किनारे ही है, और गंगा नदी के नीचे की तरफ है। मैप में देखेंगे तो गंगा नदी के नीचे की तरफ है मुंगेर। और जब बंगाल की राजधानी बदल रही थी, तो उसमें हमने देखा होगा मुर्शिदाबाद, मुंगेर, पहले मुर्शिदाबाद हुआ करती थी राजधानी बंगाल की, फिर जाके मुंगेर हो गई थी। ठीक है, या ढाका, मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। जब इस्लाम शासक आए थे, भारत पर राज कर रहे थे, जैसे सिराजदौला और
ये लोग हुआ करते थे। उस समय इसकी राजधानी बदलती आई थी, पहले ढाका थी, फिर मुंगेर, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर की तरफ आए थे। तो गोपाल की राजधानी सीधे मुंगेर थी, जो कि आज के समय बिहार में आता है। और सबसे पहला कहा जाए कि बंगाल का बौद्ध सम्राट कौन था, तो हम गोपाल को ही लेंगे। यानी गोपाल पहला बौद्ध सम्राट हुआ करता था। और इसने उदंतपुरी बौद्ध मठ की स्थापना की थी। उदंतपुरी बौद्ध मठ, इसने उदंतपुरी बौद्ध मठ की स्थापना की थी। और यहाँ पे बिहार भी बनाया था उदंतपुरी के नाम से। अब धीरे धीरे गोपाल ने इतना साम्राज्य को आगे बढ़ाया, मगध पर कब्जा किया। इसके बाद इसका पुत्र धर्मपाल आता है। और इसी समय चूँकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और गोपाल अब धीरे धीरे अपना साम्राज्य को खड़ा कर रहा था। अब जब बिल्कुल गोपाल अपने साम्राज्य को खड़ा कर चुका था, तो अब इसका जो बेटा था धर्मपाल, ये सब देख रहा था, सब कैसे कैसे हो रहा है। और यह आते ही त्रिपक्षीय युद्ध में कूद पड़ा। धर्मपाल त्रिपक्षीय युद्ध में कूद पड़ा और यह 770 में यह गद्दी पर बैठा था और 30 सालों तक 810 तक यह गद्दी पर रहा। और त्रिपक्षी जब युद्ध में कूदा तो प्रतिहार और गुर्जर वंशों को हरा करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। कन्नौज तक अपना अधिकार कर लिया। कौन साथियों? तो धर्मपाल एक महत्वपूर्ण शासक था, एक सम्राट की तरह अपने आप को समझता था और सम्राट था भी। और उसके बाद कन्नौज में ही एक बड़ा महोत्सव का आयोजन किया इसने और भव्य दरबार भी लगाया यहाँ पे, जब कन्नौज पर अधिकार कर लिया प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों को हरा करके। और इसके बाद इसने परम भट्टारक, कुछ उपाधियाँ मिली, परम भट्टारक, परमेश्वर की उपाधि ली थी इसने। और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। किसने साथियों? तो धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हमें यहाँ पे देख सकते हैं। तो विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला की धर्मपाल ने की थी। और इसने जो है गुजरात के सोरठल एक कवि थे, ठीक है, उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा सम्राट और उत्तरापथ का स्वामी नाम दिया। इसे स्वामी का उपाधि दिया कि उत्तरापथ का सबसे बड़ा शासक कौन है? तो धर्मपाल है। किसने कहा? तो गुजरात के सोरठल कवि थे, उसने कहा। इसी के साथ साथ यहाँ पे सोमपुर बिहार का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया। सोमपुर आज समय हो सकता है कि सोनपुर हो गया हो। और इसका निर्माण, बिहार का निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने ही कराया था साथियों। तो देख सकते हैं कई काम धर्मपाल के भी समय में हुआ और धर्मपाल ने अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया और उत्तर में कन्नौज तक अपना साम्राज्य पर कायम स्थिर किए रहा। इसके बाद देवपाल, अगले राजा के बारे में पढ़ेंगे, यह देवपाल थे, ठीक है। देवपाल 810 से 850 के बीच भारत पर या मगध
अम्पायर पर, जो कि कन्नौज से लेकर के बंगाल तक था, उड़ीसा तक था, शासन किया देवपाल ने। जो इसकी माता थी वह राष्ट्रकूट जो वंश थे उसकी राजकुमारी थी, जो कि राष्ट्रकूट वंश से और प्रतिहारों से धर्मपाल की लड़ाई हुई थी। और धर्मपाल जो है उनमें से किसी रानी से शादी भी किया था। एक रानी से शादी किया था जिससे उनकी संतानें हुई, जो देवपाल के नाम से कही जाती है। और ये राजकुमारी या राष्ट्रकूट राजकुमारी के पुत्र हुआ करते थे देवपाल। ठीक है। और इसने जो है असम, उड़ीसा, दक्कन जीत लिया साथियों। असम, उड़ीसा, दक्कन तक भी इसने अपने साम्राज्य को फैलाने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हासिल किया। और इसी के समय जावा द्वीप कहाँ पे है? तो यह अंडमान निकोबार के ठीक नीचे दाएं की तरफ देखने को मिलेगा आपको। जावा द्वीप है और जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच ही सुंडा जल संधि है। और यहीं पे सुंडा गर्त भी है, जो एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा, या एशिया महाद्वीप में तो नहीं आएगा, हिंद महाद्वीप में आएगा या हिंद महासागर में, उसमें सबसे बड़ा ये गहरा स्थान है सुंडागर्त। तो जावा के राजा थे बल्लाल, सॉरी साथियों, बालपुत्र देव। ये थे बालपुत्र देव। जावा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए अनुमति मांगी थी देवपाल से, और देवपाल ने अनुमति दिया भी, और साथ में कई गांव भी इसको दे दिया कि आप यहाँ रह करके या आप अपनी व्यवस्था यहाँ पे कर सकते हैं। गाँवों में अपनी जा कर के सारी व्यवस्था उनसे सहयोग भी ले सकते हैं, उनके टैक्स भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। किसने? तो देवपाल ने बालपुत्र देव को अनुमति दिया कि आप नालंदा में एक विहार की स्थापना या विहार का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। और 5 गांव भी यहाँ पे इसको दान में दे दिया गया और इस विहार के लिए। इसी के समय एक अरब यात्री था जिसका नाम था सुलेमान। इसका नाम था सुलेमानी तलवार जो है यह सुलेमान से आती थी। और सुलेमान आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। सुलेमान एक जगह या सुलेमान नाम का एक पर्वत पहाड़ी भी है। अरब यात्री सुलेमान नाम का था, जो कि देवपाल के समय आया था। हमने पढ़ा गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, हमने 3 चीज़ पढ़ लिया। इसके बाद हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देवपाल ने भी हमने शासन व्यवस्था को मजबूत और नियंत्रण में रखा और विस्तारवादी नीति भी अपने पिता की तरह ही अपनाया। इसके बाद इसका पुत्र महिपाल, ठीक है, इसके बाद इसका अगला शासक था महिपाल, जो कि गद्दी पर बैठा 988 में गद्दी पर बैठा। और पुनः देखिए यहाँ पे हमने देखा 950 के बीच में छोटे मोटे, देखिए देवपाल 950 तक था ही। इसके बाद छोटे मोटे राजा इस पाल वंश के आए, जो कि अपने साम्राज्य को स्थिर नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए। इससे उनमें जो राजा आसपास थे वह सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिए। इससे यह धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। पाल वंश धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। लेकिन फिर जब महिपाल गद्दी बैठा तो पाल वंश को फिर बुलंदियों पर ले आके खड़ा कर दिया। साथियों, इसको बुलंदी पर खड़ा करने का काम दोबारा किसका था? महिपाल का था। तो हम महिपाल को द्वितीय संस्थापक कह सकते हैं।
पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को कहा जा सकता है। इसे हम इसका उपाधि दे सकते हैं। अब बंगाल, बिहार, बनारस तक इसकी फिर से पताका लहराने लगा। महिपाल का जो शासन का विस्तार अब धीरे धीरे बंगाल से लेकर के उड़ीसा और बनारस तक अब फिर से इसका यहाँ तक झंडा कायम रहा। किसका साथियों? तो महिपाल का, जो कि 988 में बैठा और अपने साम्राज्य को फिर से विकास करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई। सबसे बड़ी बात है, इस समय पाल मूर्ति विकास का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ। पाल मूर्ति कला का विकास हम देख सकते हैं। यहाँ पे पाल मूर्ति कला देखिए, पाल मूर्ति कला एक अलग ही तरह की कला थी। देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से यह मूर्ति का विकास इसमें किया गया है। देखिए यहाँ पे भी बनाए गए हैं, यहाँ तक बनाए गए हैं, फिर यहाँ भी हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि इस पाल मूर्ति कला का विकास इस पाल वंश में खूब फला फूला और अपने चरम पर पहुंचा था। और इनकी जो कृतियां हैं, इनके समय बहुत सी किताबें भी लिखी गई जो बौद्ध संग्रह में हमें देखने को मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है गोपाल वंश के बारे में। और इसके साथ साथ गोपाल वंश के बारे में हमें यहाँ के कुछ पुरातात्विक स्रोत से भी जानकारी मिलती है। जो पुरातात्विक स्रोत है वे बंगाल, उड़ीसा और बिहार के संग्रहालयों में हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश का जो संग्रहालय है वहाँ भी अच्छा खासा इनके पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, जिससे हम जानकारियाँ जुटाते हैं और इतिहास में उसको संजो के हम लोग रखते हैं। तो इस तरीके से पाल साम्राज्य का विस्तार रहा और धीरे धीरे अब अंत भी हो गया, क्योंकि अब धीरे धीरे महिपाल के बाद पाल वंश के बहुत ही छोटे मोटे राजा हुए और जो आसपास के राजा थे इनको दबाते दबाते पूरा क्षेत्र कब्जा करते गए। जब पूरा क्षेत्र कब्जा करते गए तो इनके पास बहुत ही छोटा राज्य बचा लास्ट में। और उसके बाद इन्हीं के समकालीन या इन्हीं के एक क्षेत्र का राज्यपाल हुआ करता था बल्लाल सेन विजय सेन ने वहाँ पे अपनी स्वतंत्रता हासिल की और स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे पाल वंश को ही निगल करके वहाँ पे सेन वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पे जब इस वंश की खत्म होता है, इस वंश का समाप्ति होता है, अंत होता है, तो सेन वंश की स्थापना शुरू होती है। साथियों, कहा गया है कि जब एक की अंत होगा तभी दूसरा वहाँ पे आएगा, तभी वहाँ पे दूसरी चीज़ का जन्म होगा। अगर पहले चीज़ का अंत ही नहीं होगा तो दूसरा नया चीज़ आने का संभावना ही नहीं बनता। यहाँ पे आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो हर चीज़ का एक दिन अंत निश्चित है और इस अंत के बाद एक नया जीवन फिर मिलेगा। ऐसे हमारी पृथ्वी का कई बार अंत हुआ, फिर से एक नया जीवन पनपा, फिर से अंत हुआ, फिर नया जीवन बना। डायनासोर आए, सब डायनासोर एक बार से समाप्त, फिर नया जीवन आया। तो हमारे जीवन में भी है कि हम इस चीज़ से कुछ सीखें। हम अपने जो अंदर की बुराइयां हैं, कमियां हैं, दुर्गुण हैं, उसे एकदम मिटा दें, हटा दें। उसके बाद देखिए आप एक नया या आपका एक नया जीवन निकल के उभरेगा। लोग अपने ज़िंदगी से तंग आकर मरने के लिए परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हम मरेंगे, हम जीना नहीं चाहते हैं। तो
एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मरना ही चाहते हो, जाओ समुद्र में कूद जाओ, जाओ समुद्र में कूद जाओ। और जब समुद्र में कूद जाओगे तो अपने आप को जीने के लिए बचाते हुए पाओगे, अपने आप को, अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ते हुए पाओगे। ऐसा व्यक्ति ने क्यों कहा? क्योंकि जो व्यक्ति लड़ रहा है, मरने के लिए जो कह रहा था, जो व्यक्ति मरने के लिए कह रहा था, आज वह अपना जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ रहा है पानी में, समुद्र में। और पिछले समय तो मरने के लिए कर रहा था, क्यों आज लड़ रहा है? वह साथियों, हमारे जीवन में भी ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसी समस्याएं होती हैं, हम लोग कहते हैं कि हम नहीं जीना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं। लेकिन मरना चाहते हो तो क्या आप नहीं मरना चाहते हो? आपके जो अंदर की कमियां हैं, दुर्गुण हैं, जो समस्याएं हैं, उनको मारना चाहते हो, आप नहीं मरना चाहते हो। इसलिए हमें अपने इस कमियों पर, दुर्गुणों पर, जो हमारे अंदर राक्षस है, उसको हटाना है, मिटाना है। फिर देखिए आपका एक नया जीवन उभर के आएगा और आप एक नए व्यक्ति के रूप में फिर से जन्म लेंगे। कहा गया है, जब जागो तभी सवेरा। समझ जाओ कि आज आप जगे हो और आज एक नई शुरुआत किए हो, तो आपके लिए यह सवेरा ही है। आइए इसके बाद सेन वंश देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए सेन वंश जो थे, उन्हें बताया कि ये पाल वंश की जागीरों के ऊपर ही इनका उद्भव हुआ, विकास हुआ, और पाल वंश को ही ये निगल करके अपना साम्राज्य को विस्तार किए। क्योंकि ये पाल वंश, बताया हमने कि पाल वंश के पश्चिमी राज्यों में, पाल वंश के पूर्वी राज्य के ये राज्यपाल या शासक हुआ करते थे। कौन? सेन वाले। सेन शासक जो थे, यह थे। और सामंत सेन जो था, यह तो बिल्कुल था साथियों, सामंत सेन ही इसमें था, और उसने ही सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता को स्थापित किया। और सबसे पहले बताया जाता है कि यह सेन बंगाल का नहीं था। सेन जो था, सेन वंश, सामंत सेन, यह बंगाल का नहीं था। बताया जाता है कि जो सेन वंश था, यह कुछ जैनी लोग थे, उनसे यह ताल्लुक़ रखता है। सामंत या सामने क्या लिख दिया, सेन वंश लिखना था। तो सेन वंश वहाँ शासक ताल्लुक़ रखता था, और यह दक्षिण भारत में रहता था। और कहता है कि यह, इसका मूल स्थान कर्नाटक था। मूल क्या था? कर्नाटक। कर्नाटक नहीं साथियों, कर्नाटक बोल सकते हैं। कर्नाटक का ही निचला वाला क्षेत्र था, वहाँ पे था। और इसने सेन वंश ने साथियों चोल वंश के राजा विजय सेन, राजेंद्र चोल को हरा करके, चोल का एक राजा था जो बहुत ही कमज़ोर राजा था, इसको हरा करके सेन वंश की स्थापना की, सामंत सेन ने। और इसने इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर कब्जा किया ही। साथ में जिन्होंने इनको पाल वंश के शासकों ने इन्हें अपने में बुला लिया। और इसके बाद सामंत सेन को, या जो सेन वंश के लोग थे, उनको अपने क्षेत्रों में राज्यपाल और शासक
नौकरशाह के रूप में इनका स्थापित किया, इनको बनाया यहाँ पे। और ये साथियों शैव वंश के पुजारी थे, शैव धर्म को मानते थे। जो साथियों सामंत सेन यानी सेन वंश के थे, ये लोग शैव को मानते थे, शैव धर्म में अपनी विचार प्रतिष्ठा रखते थे। और इनकी राजधानी जो हुआ करती थी नदिया, राजधानी नदिया थी, जिसे लखनऊती भी कहते हैं। आज का लखनऊती है और पहले यह नदिया हुआ करता था। इस क्षेत्र में यहाँ पे इनकी राजधानी यानी सेन वंश की राजधानी हुआ करती थी और स्थापना सामंत सेन ने किया था। स्थापना सामंत सेन ने इसकी किया साथियों। लेकिन सामंत सेन ने चोल राजा जो राजेंद्र था उसको भी हराया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया और पाल शासकों के क्षेत्रों को कब्जाना धीरे शुरू किया। लेकिन यह अब शुरुआती समय में था और इसमें उतना ज़्यादा विकास और इसके समय में विस्तार उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका ही पुत्र था विजय सेन और बल्लाल सेन, जो हमने देखा ये उस समय में अच्छे से पाल वंश को घोंट गए, पाल वंश का शिकार किए, पाल वंश को एकदम समाप्त कर दिए, अंत कर दिए। कौन? बल्लाल सेन और विजय सेन। तो जो विजय सेन थे, इस सामंत सेन के बाद सेन वंश का अगला शासक बने और 1058 में यह गद्दी पर बैठे। कौन? तो विजय सेन। और इसने गौड़ मतलब बंगाल, कामरूप असम, कामरूप मतलब कि असम, कलिंग, ठीक है, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया विजय सेन ने। विजय सेन सामंत सेन का पुत्र हुआ करता था और अपने साम्राज्य के विस्तार नीति को बखूबी अपनाया। और क्या कहना है, इसके पास बहुत मतलब घोड़े, हाथी, पैदल सेना अच्छे खासे थे। जिधर निकलता था उधर जो है साफ करके आता था। विजय सिंह, सम्राट विजय सिंह। इसके बाद बल्लाल सेन अगला शासक बनता है। बल्लाल सेन अगला शासक जो था, यह भी इसके बाद गद्दी पर बैठता है और इसने पूरी तरह से पाल का अंत कर दिया। पालों का साथियों यह अंत कर दिया मगध से। विजय सेन ने अभी उड़ीसा जीता था, बंगाल जीता था, कलिंग उड़ीसा जीता था, अभी उत्तर की तरफ नहीं बढ़ा था, पूरब की तरफ उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। लेकिन जब बल्लाल सेन आया तो इसने मगध का जो क्षेत्र था पाल वंशों से छीन लिया, पालों से छीन लिया। पालों का धीरे धीरे अंत हो गया, खत्म हो गया। यहीं से पाल का पूरा अंत में देखने को मिलता है बल्लाल सेन के समय में। इसने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी। यह एक तरीके से कवि भी था, एक तरह से कवि था और इसने दान सागर, ठीक साथियों, इसने दान सागर और अद्भुत सागर, अद्भुत सागर का आप समझ सकते हो कि यह कुछ अलग होगा, अद्भुत होगा। यह भूगोल यानी खगोल विज्ञान से संबंधित यह ग्रंथ है, खगोल विज्ञान से संबंधित यह ग्रंथ है अद्भुत सागर, दान सागर। इनके साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है दान सागर से। तो यह बल्लाल सेन ने खुद इन ग्रंथों की रचना की थी। इनके गुरु अनिरुद्ध थे। इनके गुरु साथियों कौन थे?
तो अनिरुद्ध गुरु थे। और इस समय कुलीन प्रथा और ब्राह्मणों का बोलबाला, साथ में वर्ण व्यवस्था खूब चरम पर था। और कहा जाता है कि प्राचीन भारत या मध्य भारत के समय में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक कौन था? तो सेन वंश कुलीन प्रथा का प्रवर्तक में सबसे पहला नाम आता है। कुलीन प्रथा के प्रवर्तक के रूप में सेन वंशों का। और यह किसके समय? बल्लाल सेन के समय तो और ज़्यादा यह मजबूत हो गया था और इस पर काम चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे बल्लाल सेन का भी अपने क्षेत्र को विस्तार किया और धीरे धीरे इसका भी मृत्यु हुआ। उसके बाद इसका पुत्र लक्ष्मण सेन, ठीक है, बल्लाल, विजय, बल्लाल, लक्ष्मण, तीन राजा इसमें मेन हुए थे। सामंत सेन ने तो खुद इसकी स्थापना ही की थी। विजय, बल्लाल, लक्ष्मण, विजय, बल्लाल, लक्ष्मण सेन। तो अब देख लेते हैं लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन भी साथियों कुछ कम नहीं था। यह भी अपने क्षेत्र को विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यह अपने पिता के समान ही कवि प्रिय था। इसके भी क्षेत्र राज्य में अच्छे खासे कवि हमें देखने को मिलते हैं, जिससे सेन वंश के बारे में हम बहुत जानकारियाँ आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, स्रोत के रूप में उन्हें लेते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, लक्ष्मण सेन को। और इसने भी अपने साम्राज्य को असम, उड़ीसा, बिहार, वाराणसी, बिहार हो गया, वाराणसी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया अपने पिता के समान ही। उसको कोई रोक नहीं पाया इसको भी। जिधर इसकी सेना जाती थी उधर पूरा पूरा साफ हो जाता था। इसके सेना में 3 लाख पैदल सेना थे, 1 लाख हाथी थे और 1.5 लाख के लगभग अश्व सेना थे। घोड़ा मतलब घुड़सवार थे, घोड़े वाले थे। देख सकते हैं कितनी बड़ी सेना लेकर यह चल रहा था। इधर चलेगा उधर समझिए कि सब कुछ राशन से लेकर के धान चावल जो भी रखा गया सब समाप्त हो जाएगा, सबको एकदम तहस नहस कर देता था लक्ष्मण सेन। और उसने असम, बिहार और बनारस तक के क्षेत्र को अपने में मिला लिया। इसी के समय लक्ष्मण सेन के समय गीत गोविंद के रचयिता कौन है? हम लोग इसे हिंदी में पढ़ते हैं, गीत गोविंद के रचयिता साथियों हिंदी में हमें देखने को मिलता है जयदेव। हम हिंदी में जब पढ़ते हैं तो प्राचीन काल के ग्रंथों के रूप में या इनके रचयिता के रूप में इन्हें लेते हैं। पवनदूत की रचना धामी ने की। पवनदूत की रचना धामी ने किया साथियों। और ब्राह्मण सर्वस्व की स्थापना, या रचयिता ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध थे। और साथियों जो हलायुद्ध थे यह बड़े ही महत्वपूर्ण थे। यह लक्ष्मण सेन के समय न्यायाधीश थे। केवल न्यायाधीश नहीं, उस क्षेत्र में जहाँ पे थे यह सीएम यानी मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। कौन साथियों? तो हलायुद्ध जो ब्राह्मण सर्वस्व की रचना किए थे, जबकि धामी ने पवन दूत की और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। तो इस तरीके से विजय सेन अगर देखें तो विजय सेन के समय ही देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो कि शिव मंदिर है, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर किसकी है? शिव मंदिर है देवपाड़ा में। तो विजय सेन ने
इसको स्थापना किया था, बनवाया था। ठीक है, विजय सेन के इस समय यह हमें देखने को मिलता है। तो पहले विजय थे, फिर बल्लाल, फिर लक्ष्मण सेन। तो हमें 3 राजाओं को यहाँ पे याद रखने हैं, विजय, बल्लाल और लक्ष्मण। विजय सेन के समय भी अच्छा खासा विस्तार हुआ। इनके गुरु जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। इसने दान सागर व अद्भुत सागर नहीं, तो ये इन्होंने किया था, विजय सेन ने विस्तार देखा, और बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किया था। गुरु अनिरुद्ध थे और कुलीन प्रथा के प्रवर्तक बल्लाल सेन को जाना जाता है। लक्ष्मण सेन, इनके समय गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पवनदूत के रचयिता धामी, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध, जो कि न्यायाधीश और सीएम दोनों थे। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि सबसे पहले हिंदी में लेख लिखने की प्रथा सेन वंशों ने शुरू की। हिंदी में जो लेख लिखे गए सबसे पहले किसने शुरू किया? तो वह साथियों सामंत सेन वंश के शासकों ने हिंदी में लेख लिखना शुरू किया। उसके पहले पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, संस्कृत आदि में ही लिखा जाता था। और यह अंतिम हिंदू शासक थे। सेन अब जो है भारत में अंतिम हिंदू शासन अगर देखा जाए तो मगध पर यही थे। तो लास्ट हिंदू एम्परर ये थे। इसके बाद इनकी कहानी समाप्त जाती है। अब यहाँ से धीरे धीरे अब 1300 तक चलते हैं, और 1300 के बाद ये लोग लगभग थे, और मुग़ल शासकों का यहाँ पे आना होता है, या बोल सकते हैं सुल्तान शासकों का सल्तनत काल का समय आता है, और यह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद और बचता है कश्मीर के वंश, कश्मीर शासक। तो इसे भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, कश्मीर वंश। कश्मीर कैसे शुरुआत हुआ हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, और आगे भी वंश के बाद भी देखेंगे। जैसे क्योंकि काउल हमने बताया, कारकोट, उत्पल, लोहार, ये वंश तो थे, और इनकी जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। और राजतरंगिणी जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिलता है। और उसके बाद हम अब जो मुस्लिम आक्रांताएँ आए थे भारत पे, उनसे जानकारियाँ हमें जुटानी पड़ती है, इकट्ठा करनी पड़ती है। ये रही साथियों मुंगेर, जो कि सेन वंशों की राजधानी हुआ करती थी। और सेन जो थे उनका क्षेत्र इस बंगाल, यहाँ पर उड़ीसा और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ देखिए, यह ऊपर का क्षेत्र आसाम का आता है, तो आसाम तक था, और इधर तरफ उड़ीसा मतलब कि वाराणसी, यहाँ तक भी सेन वंश के शासकों का विस्तार था। लेकिन ज़्यादातर यहाँ तक इनका शासन मजबूती से नियंत्रित रहा, कंट्रोल में रहा। अब इसके बाद देखते हैं लोग कश्मीर वंश की तरफ बढ़ते हैं। और जो कश्मीर वंश था साथियों, आइए आप देखिए कॉइन भी डायनेस्टी वाले और सेन डायनेस्टी की यहाँ पे देखने को मिलता है। यह सेन डायनेस्टी की देखिए कॉइन है ऐसा, और कॉइन में जो है देखिए यह ऐसे चित्र बनाए गए हैं, जो आप मान सकते हैं कि शैव जो थे, शैव को ये लोग मानते थे। हमें इन्हीं से जानकारी ये सब मिलती है सिक्कों से। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब कि अब कौन से हमें कश्मीर का क्या था, कश्मीर में क्या रोल है।
तो कश्मीर साथियों आज का नहीं है, कश्मीर बहुत ही पुराना, पूरा पाषाण काल से हमें इसके यहाँ पे हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। कश्मीर से हमें बहुत से पुराने पुराने अवशेष प्राप्त होते हैं। लेकिन स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कश्यप ऋषि ने किया था। कश्मीर की स्थापना कश्यप ऋषि ने किया था, यह हम जानते हैं। और कश्यप ऋषि ही सबसे पहले राजा हुआ करते थे। सबसे पहले राजा ये कश्यप ऋषि ही थे। और कश्यप समाज आज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कश्मीर में। कश्यप समाज आज भी हम देख सकते हैं कश्मीर में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, सिख तीनों यानी चारों राजाओं का यहाँ पे प्रभुत्व रहा है। और यह अपने शासन काल में अपने नियंत्रण में लिए हैं। हिंदू भी रहे हैं यहाँ पे शासक, मुस्लिम भी रहे, बौद्ध भी रहे, और सिख जो थे यह भी अपने आप को यहाँ पे शासन का हिस्सा बनाए थे। हम यहाँ पे पूरा पाषाण की बात करें, पूरा पाषाण में क्या क्या मिला, तो पूरा पाषाण में गर्त होम या बुर्ज होम से हमें यहाँ पे गर्त आवास मिलता है देखने को। क्या मिलता है? गर्त आवास। पूरा पाषाण काल से यहाँ पे लोग रहते थे। नवपाषाण काल में भी हमें यहाँ पे कई सारे बर्तन देखने को मिले हैं, चूल्हे मिले हैं जो कि गर्त चूल्हे थे, ज़मीन के अंदर चूल्हे बना करके उसके ऊपर खाना पकाते थे। तो ऐसे चूल्हे यहाँ पे देखने को मिले हैं नवपाषाण काल में। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय, सिंधु काल के समय, सिंधु घाटी के समय यहाँ पे सबसे उत्तरी छोर देखने को मिलता है जिसका नाम था मांडा। ठीक साथियों, मांडा जो था चिनाब नदी के किनारे था और सबसे उत्तरी सीमा था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसी के साथ साथ कश्मीर पर अशोक ने भी शासन किया। अशोक ही गया था तक्षशिला पर विद्रोह को दबाने के लिए। सबसे पहले सुसीम, फिर अशोक ने वहाँ पे इतना मारकाट किया कि सब शांत हो गए। और पहले तक्षशिला भी, कश्मीर और तक्षशिला सब एक ही हुआ करते थे। उस समय अशोक ने शासन किया। फिर कनिष्क भी इस पर शासन किया था। और कनिष्क ने रेशम मार्ग को, जो रेशम मार्ग था उसको अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में लिया था। और यहाँ से भारत इस रेशम मार्ग का उपयोग करना अब सीख गए थे और भारत भी रेशम बनाना भी सीख गए थे धीरे धीरे। रेशम का व्यापार भी इसी मार्ग से भारतीय भी करते थे। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग खोलने का जो श्रेय है किस राजा को दिया जाता है? कनिष्क को दिया जाता है साथ में। ठीक है। इसके बाद उज्जैन के शासक विक्रमादित्य यह भी शासन किए कश्मीर पर। उज्जैन के विक्रमादित्य लगभग 3री सदी में। और इन्होंने फिर से हिंदू राज्य का स्थापना किए।
हिंदू मतलब राजा का यहाँ पे स्थापित हुआ फिर से, और हिंदुओं का शासन यहाँ पे दोबारा स्थापित होने का हमें जानकारी मिलता है विक्रमादित्य के साक्ष्य से, इसके स्रोत से। ठीक है, इसके बाद कारकोट वंश आता है, पढ़ेंगे हम लोग कारकोट वंश, उत्पल वंश, फिर लोहार वंश। इसमें साथियों दिद्धा थी, रानी दिद्धा बड़ी ही फेमस रानी थी, और कश्मीर में सबसे पहला अगर कोई शासिका थी महिला शासक तो वह दिद्धा थी, रानी दिद्धा शासक। साथियों रानी दिद्धा को यह भी कहता है कि इसने अपने ही पुत्रों को, अपने ही पोतों को मार दिया था अपने को शासक बनाने के लिए, अपने को शासन में आने के लिए। साथियों ऐसा भी कहा जाता है। साथ ही इसी समय में महाभारत काल के कुछ मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। महाभारत काल के मंदिर जो थे कहाँ मिले हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो गणपतियार और भवानी मंदिर यहाँ पे थे, और इनसे हमें साक्ष्य मिलता है, और हम इतिहास से जुड़ी जानकारियों को कश्मीर के लिए जुटाते हैं। कैसे कैसे विकास हुआ, स्थापना हुआ। तो महाभारत में हम देखेंगे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मंदिर है, जैसे भवानी मंदिर हो गया, और गणपतियार मंदिर, ये दो मंदिर महाभारत काल से संबंधित यहाँ पे मिले हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान जो आज पीओके में शामिल है, ठीक है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है जो पीओके में आज शामिल है, वहाँ से पांडुलिपि मिली हुई है। पांडुलिपि मतलब कि हाथों से लिखी हुई ऐसे लिपि मिली है, और इस लिपि का हमने पढ़ करके, जो समझ करके इतिहास के कुछ तथ्यों को जुटाते हैं हम लोग। तो यहाँ से स्रोत की बात यहाँ से मान सकते हैं। साथ में यहाँ पे त्रिखा शास्त्र मिलता है, त्रिखा शास्त्र, यह साथियों अलग ही शास्त्र है। ठीक है, यह एक अलग तरीके का ही शास्त्र है, त्रिखा शास्त्र। जब मुस्लिम आक्रांत आए हैं तो वे यहाँ पे सूफी संतों को ला दिया। तो सूफी संत और त्रिखा जो शास्त्र है, दोनों का संगम इस कश्मीर में देखने को मिलता है, जो कि एक अनूठा संगम है। ऐसा संगम कहीं देखने को नहीं मिलता। त्रिखा शास्त्र और सूफी संतों का संगम। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कारकोट वंश। तो कारकोट वंश को कारकोट नाम दिया जाता है, कारकोट वंश। जो कारकोट है, यह पुराणों में कारकोट लिखा गया है, पुराणों में हमें कारकोट मिलता है, और पुराणों में कारकोट का अर्थ है नाग। एक नाग की प्रजाति थी जिसका नाम कारकोट था, और उसी के नाम पे या उसी के वंश से हो सकता है कि संबंधित हो कारकोट वंश के लोग, और यहाँ से कारकोट वंश की स्थापना होती है। और कारकोट वंश के पहले कश्मीर पर किसी का शासन रहा होगा, गोनंद का शासन रहा, गोनंद का शासन था। और गोनंद जब शासक था तो यह अपनी पुत्री का विवाह, क्योंकि उसके पुत्र नहीं थे, गोनंद के पास पुत्र नहीं थे, इसकी एक पुत्र थी, और अपनी पुत्री का विवाह दुर्लभ वर्धन से कर दिया। दुर्लभ वर्धन जो कि कारकोट वंश का ही व्यक्ति था,
और उसके साथ शादी किया। तो अब यही कारकोट वंश की स्थापना की शुरुआती नींव पड़ जाती है। यहाँ से कारकोट वंश की स्थापना भी हो जाती है 627 ईस्वी में। 627 ईस्वी में यहाँ पे कारकोट वंश की स्थापना हमें देखने को मिलता है। इनके पोता थे चंडपीक, ठीक है, इनके पोता थे चंडपिंड पोता चंद्रपिंड। यहाँ भी मुक्तपिंड, चंद्रपिंड हमें नाम देखने को मिलेंगे। इसी के समय मोहम्मद बिन कासिम, देखो 700 के आसपास ही मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम आक्रांताओं में गिना जाता है। और यहाँ से मध्य युग की शुरुआत होती है। जब यह आक्रांता आते हैं, मुस्लिम आक्रांता, मध्य युग का यहाँ पे शुरुआत होती है और प्राचीन काल का समापन। इसी के समय सबसे पहले कश्मीर पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम आया था। और इसके पोते जो चंद्रपिंड थे, इसने चीन के शासकों से सहायता मांगी थी कि इन आक्रांताओं से आइए हम लोग मिलकर लड़ें, नहीं तो फिर कश्मीर में लड़ेगा, कश्मीर जीतेगा मोहम्मद बिन कासिम, तो फिर आपके क्षेत्र में जा सकता है, यानी यह चीन की तरफ भी बढ़ सकता है, इसलिए हमें लड़कर इसे रोकना चाहिए। लेकिन समय रहते हुए या समय पर चीन के राजाओं ने सहयोग नहीं कर सका, उन्होंने सहयोग नहीं दिया। जब सहयोग नहीं किया तो यह खुद चंद्रपिंड ने अपना हथियार उठाया, अपने सेना को लेकर के चल पड़ा। और इतनी बहादुरी से साथियों मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ा। मोहम्मद बिन कासिम को हरा तो नहीं सका, लेकिन अपने साम्राज्य को, अपने कश्मीर राज्य को बचाने में सफल रहा। उसमें कोई भी एक भी फूटी कौड़ी, एक भी चीज़ को हानि होने से अपने राज्य को बचाने में अपनी सफलता हासिल की। तो मुक्तपिंड था यह। इसके बाद मुक्तपिंड से बड़े ही खुश हुए चीनियों ने, और चीनियों ने इसे सम्राट की उपाधि दी। सम्राट कहा। ये सब तो खुद तो समय से आए नहीं, समय से नहीं आ पाए, क्योंकि उसके पहले ही मोहम्मद बिन कासिम पहुंच चुका था। तो इन्हें स्वयं ही अपना काम यानी युद्ध में उतरना पड़ा और ये लोग सहयोग नहीं कर पाए। लेकिन उन्हें इसे सम्राट की उपाधि दी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को उस समय हराना इतनी आसान बात नहीं थी। केवल एक छोटे से राज्य को लेकर के लोग, कारकोट वंश कितना बड़ा राज्य रहेगा, कश्मीर कितना बड़ा है, और वो ससुरा मोहम्मद बिन कासिम पूरा अरब कंट्री से होकर आ रहा है और अपने बड़े से सेना को भी लेकर आ रहा है। भूखे नंगे हैं उधर के लोग, और यहाँ पे आकर के लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए हम तैयार हैं, इसी के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी चंद्रपिंड ने साहसी यानी साहस का रुख अपनाया और अपनी सफलता भी युद्ध में कायम रखी। यह देख सकते हैं। इसके बाद ललितादित्य मुक्तपिंड, ठीक है, ये तो एक बहुत ही महान शासकों में इसे शुमार होना चाहिए। ये साथियों कश्मीर को ही बचा के नहीं रखा, इसने मगध तक शासन किया। इसने साथियों कहाँ तक? मगध तक शासन किया, तिब्बत को जीत लिया, कन्नौज को, कंबोज को, कुरु को, कावेरी तट तक चला गया था। कावेरी तट के जो सप्त कोंकण राज्य थे, सप्त कोंकण राजा थे, उनको भी हरा दिया था। यानी सीधे उत्तर से दक्षिण की तरफ कावेरी नदी कर्नाटक में बहती है साथियों। कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा साझा होती है, यहाँ पे दोनों में बहती है। यहाँ तक ये ललितादित्य मुक्तपिंड ने अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने आप को हिम्मत बल से मजबूत किया था। इतने छोटे से क्षेत्र से निकल करके इतने बड़े राज्य को, इतने बड़ा
सोचना बहुत बड़ी बात होती है। एक सब्जी बेचने वाला बच्चा अगर आईएएस का ख्वाब देखे तो लोग कहेंगे नहीं कर पाएगा, तो तेरे बस की बात नहीं है। आईएएस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, किताबें खरीदनी पड़ती है, इलाहाबाद मुखर्जी नगर जाना पड़ता है। क्या क्या यह जो है सही है? लोग कहते हैं, वो हमें डिमोटिवेट करते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? जब ये छोटे से कश्मीर के राज्य से निकल करके यह पूरे दक्षिण भारत को अपना सकता था। हर्षवर्धन दक्षिण भारत तक नहीं पहुँच सका था, वहाँ पे हार गया था। पाल शासकों ने दक्षिण भारत की तरफ नहीं जा पाए थे। लेकिन यह मुक्तपिंड ललितादित्य देखिए, छोटे से साम्राज्य, छोटे से राज्य से निकल करके, पालों का बहुत बड़ा राज्य था, हर्षवर्धन का पूरा मगध वाला क्षेत्र था, फिर भी इतना आसान नहीं था दक्षिण भारत में जाना, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेन होता है, वहाँ पे जो भूमि है बहुत ही उबड़ खाबड़ है। वहाँ पे इतनी आसानी से लड़ा नहीं सकते, लड़ाई में जीत नहीं सकते, क्योंकि वहाँ के जो लोग पहले से हैं वे उस क्षेत्र से वखुआ ज्ञान से प्राप्त है, यानी उन लोगों को पता है वहाँ पे कैसा जगह है, कैसे है, वहाँ पे चढ़ना कैसे है, कैसे उतरना है, और वे उससे पूरी भली भांति परिचित हैं। ये तो नहीं परिचित है, तो यह बड़ी बात होती है इसके लिए। फिर भी अपने आप को उसमें ढकेल करके, उसमें ला करके वहाँ से मोती को खींच लाना, समुद्र से मोती लेना बहुत बड़ी बात होती है। समुद्र में जाके मोती खोजना आसान नहीं होता। तो ललितादित्य मुक्तपिंड जब बैठा तो इसने पूरा तिब्बत को जीत लिया साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे हम बढ़े इधर, तो यह सेन वंश का शासक है, इसे देख सकते हैं। तो ये कारकोट वंश का, देखिए कारकोट वंश, ये यहाँ पे श्रीनगर ऊपर तो ये है, साथ में इधर यहाँ तक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ही इसके नीचे भी इसका क्षेत्र था, लेकिन ज़्यादा समय तक वहाँ पे इसको नियंत्रित नहीं कर सके यानी इनके शासक। और यहाँ पे बंगाल तक, पूरा बंगाल इन्हीं का शासन था, कारकोट वंश का। और यह 8वीं सदी में इनकी स्थापना हुई थी, 700 या 627 के समय, दुर्लभ वर्धन के समय। और ललितादित्य के आते समय यह लगभग 8वीं सदी आ चुका था, और ललितादित्य के समय यह 8वीं सदी में पहुंच चुका था। और इसने कावेरी तट, देखिए कावेरी इसके नीचे ही है, यहाँ पे अगर बढ़े तो हम देखेंगे कारकोट वंश का है सब। देखिए ये सब पूरा अंपायर यहाँ पे यहाँ तक था, और इसने ही तिब्बत देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से इंडिया का ये सब पूरा क्षेत्र है, और इंडिया का यहाँ से है ये सब, यह पूरा तिब्बत है। तिब्बत को भी जीत लिया था ललितादित्य मुक्तपिंड ने। कन्नौज के राजा यशोवर्मन थे, यशोवर्मन सेन वंश के थे यशोवर्मन, इनको भी हरा करके अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, कंबोज, जो कंबोज इधर है, अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ तक अपने शासन को नियंत्रित किया। देख सकते हैं साथियों, दुर्लभ वर्धन, ललितापिंड, मुक्तपिंड, साथ साथ कावेरी तट, कुरु यहाँ जो दिल्ली में है, मेरठ वाला क्षेत्र, यहाँ तक इसका शासन, यहाँ तक कि यहाँ तक भी अपने शासन को विस्तार में लेकर आए थे, और कावेरी तट तक अपने शासन को कायम रखा ललितादित्य मुक्तपिंड ने। और इसी के समय ही मार्तंड मंदिर का निर्माण किया गया, और इसने ही मार्तंड मंदिर का निर्माण किया था।
ललितादित्य मुक्तपिंड ने। देख सकते हैं साथियों, यह सन टेम्पल है, कश्मीर का सन टेम्पल, इसी को मार्तंड मंदिर कहा जाता है। यह पहले था जब इसका निर्माण हुआ था, ये कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन आज के समय देखिए कितना खंडहर हो चुका है, यह बिल्कुल खंडहर हो चुका है। और इसको तोड़ने का काम, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम सिकंदर शाह जो है 1401 में इसको तोड़ दिया था। साथियों, जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए हैं, लूटे तो ठीक है, लेकिन हमारे जो धरोहर हैं उनको नाश करके दो, उनको डिस्ट्रॉय करके चले गए। यह हमारे लिए सबसे बड़ा बैक साइड है। हमारे जो चीज़ें हैं उनको तो लूट के ले गए, साथ में हमारा चीज़ भी खराब की, लेकिन अंग्रेज जो थे हमारे चीज़ों को लूट ले गए, लेकिन हमारे जो धरोहर थे उनको खराब नहीं किया, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो अंग्रेज कुछ ठीक ठाक थे, लेकिन मुस्लिम जो है इस तरीके से थे। और इसमें भी कुछ ठीक थे, इतना भी नहीं कर सकते, कुछ ने अच्छे खासे भारत को बनाने का भी काम किया है। भारत में रहते थे तो भारत को अपना समझते थे मुस्लिम भी। तो देखिए 660 एडी में बनाया गया था, 760 एडी में। इसमें ललितादित्य मुक्तपिंड था। इसके बाद अगला शासक था उत्पल वंश। अगला शासक हुआ उत्पल वंश। जो उत्पल वंश था साथियों, ये भी बिहार में ही उत्पन्न हुआ, उत्पल वंश, ठीक है। और उत्पल वंश में यह उत्पल वंश चमार राजकुल का था। जो उत्पल वंश थे, उत्पल वंश के लोग, यह चमार राजकुल से थे, चमार राजकुल, ठीक है। इनका कुल क्या था, तो चमारों का था। और यह 855 में बैठे। 855 में अवंती वर्मन यहाँ पे शासक था, बोल सकते हैं संस्थापक भी यही था, संस्थापक अवंती वर्मन था। और ये चमार राजकुल का था और उत्पल वंश की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। और उत्पल वंश के इसमें जो अन्य शासक थे, इनके बारे में बहुत ही बुरी बात या गलत तरीके से बातें बताई जाती हैं, हो सकता है हुए भी हों। इन्होंने जो यहाँ पे लोग हुआ करते थे, यहाँ के जो निवासी थे, उनको मलेच्छों को बेच देते थे। जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको बेच देते थे। उनको लगता था जो मोहम्मद बिन कासिम है वह इनको बढ़िया से अच्छे से रखेगा। ये लोग ऐसा सोचते थे, उत्पल वंश के लोग। तो ये अपने लोगों को, इन लोगों को बेच देते थे या इनके यहाँ पे दास या दासों के रूप में इन्हें रखवा देते थे। जो ब्राह्मणों को जो ये लोग अच्छे से फॉलो नहीं करते थे। ब्राह्मणों ने इनके बारे में बहुत सारी गलत बातें भी बताई हैं। इनके बारे में ये लोग मलेच्छ थे, ये लोग जो है किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये लोग जो है वेश्यावृत्ति में लिप्त थे। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है इन उत्पल शासकों के बारे में। और अवंती वर्मन ने ही अवंती नगर की भी स्थापना की थी। अवंती वर्मन नगर, यहाँ पे इसी नाम से एक नगर भी कश्मीर में देखने को मिलता है। और सबसे पहले कश्मीर में इसके अभियंता, ठीक है, इंजीनियर जिसे बोलते हैं, इंजीनियर कौन थे, सूर्य थे। और इन्होंने नहर का निर्माण कराया था। सबसे पहले कश्मीर में नहर निर्माण कराने का काम अवंती वर्मन यानी उत्पल शासकों के सूर्य इंजीनियर का था, ठीक है। और इसी में ही 980 में रानी दिद्धा, 980 में रानी दिद्धा शासिका बनी। रानी दिद्धा थी, यहाँ पे शासिका बनी। और
कश्मीर में सबसे पहली शासिका अगर देखा जाए तो रानी दिद्धा थी। भारत में भी देखा जाए तो सबसे पहले रानी दिद्धा थी, लेकिन कश्मीर को भारत की तरह लगता नहीं मानते हैं। तभी तो रजिया सुल्तान को सबसे पहला शासक माना जाता है भारत का। यह भी हो सकता है, जो भी हो, इसके लिए ज़रूर एक बार बात करनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यह रानी दिद्धा थी, यह रानी दिद्धा साथियों, ठीक है। और यह पहली महिला शासिका थी। और इसका जो इसकी शादी थी, इसकी शादी भी हुई थी, ठीक है। इसकी शादी भी हुई थी इसी उत्पल वंश में ही, रानी दिद्धा की शादी। अरे साथियों, रानी दिद्धा की शादी जो है लोहार वंश में हुआ था। इसकी शादी जो है किसमें साथियों, तो लोहार वंश में हुआ था। रानी दिद्धा की शादी लोहार वंश में, लोहार वंश में हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो लोहार वंश में हुआ था। अब लोहार वंश में हुआ था तो इसमें इसके पुत्र हुए थे, इसके कई पुत्र हुए, ठीक है। इसके कई पुत्र हुए, अपने भी पुत्र थे, लेकिन अपने आप को शासिका बनाने के लिए, अपने आप को शासन में आने के लिए अपने पुत्रों को एक एक करके मार दिया। कौन? रानी दिद्धा। रानी दिद्धा जो थी अपने पुत्रों को मार दिया, अपने पुत्रों को। उसके बाद फिर भी इसका अपना सपना साकार नहीं हुआ शासिका बनने का, ठीक है। तो उसने जो है अपने भतीजा संग्राम राज को, उस समय धीरे बूढ़ी हो चुकी थी और शासन भी चला रही थी कि अगर बेटा नहीं रहेगा तो हम पूरे जीवन भर शासक रहेंगे। लेकिन जब लास्ट समय आया तो इसने अपने आपको शासन के पद से उतर करके अपने जो भतीजा था संग्राम राज, अपने भतीजा संग्राम राज को इसने यहाँ पे लोहार वंश का संस्थापक करने का मौका दिया। तो लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था और 1003 से लेकर के 1320 तक लोहार वंश का शासन रहा, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से रानी दिद्धा अपने राज्य को चलाने के लिए अपने साम्राज्य के साथ विस्तार किया, व्यवहार किया और अपने ही भतीजा यानी संग्राम राज को फिर शासक बना दिया, जो कि लोहार वंश की यहाँ पे स्थापना किए थे। और यही संग्राम राज साथियों छोटा मोटा राजा नहीं था। हमको लगता है कि संग्राम राज को ऐसे ही रानी दिद्धा ने राजा घोषित नहीं किया होगा, इसके पूरे गुणों को इसको समझ करके ही इसको राजा बनाने का फैसला किया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसने संग्राम राज ने गजनी को अपने राज्य में आने से खदेड़ दिया सफलतापूर्वक। अपने राज्य को जीतने नहीं पाया, अपने राज्य से ही उसे बाहर खदेड़ दिया, कहा कि इधर नहीं आना है। गजनी को हरा दिया। साथियों गजनी उस समय बहुत बड़ा मजबूत राजा हुआ करता था और आक्रांताओं में भी यह इसका बड़ा महत्व था। इसने भारत के एक तरफ क्षेत्रों को लूटता था और कई राजाओं को लूटता हुआ आगे निकलता था, क्योंकि इसके लिए लूटने का काम होता था। कोई यहाँ पे धन संचय वाला काम था, मूर्ति भंजक वाला काम करता था, राज्य का निर्माण नहीं करता था। तो यहाँ भी आकर के तोड़फोड़ और लूटता। लेकिन संग्राम राज ने अपने इस कश्मीर को बचाने में सफलता हासिल की। तो संग्राम राज यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शासक और एक सम्राट की तरह इसे हम देख सकते हैं। अब तुंगा भी एक था व्यक्ति
जो दिद्धा का प्रेमी था, शायद बाद में हुआ हो, ठीक है, इसका प्रेमी था तुंगा, एक तुंगा व्यक्ति था, यह दिद्धा का प्रेमी था। अब दिद्धा ने ही तो संग्राम राज को बिठाया था। तो इस दिद्धा से डायरेक्ट मतलब वो नहीं कर सकता था, इसका विरोध नहीं कर सकता था संग्राम राज, क्योंकि इन्हीं के समर्थन में बिठाया गया था। इसलिए जब तक तुंगा अपने राज्य में रहा, जैसे इसकी जो प्रेमिका मर गई, दिद्धा प्रेमिका जो दिद्धा थी मर गई, तो तुंगा का जो शासन क्षेत्र था वह अपने आप से स्वतंत्र रूप से चलाता था। स्वतंत्र मरने के बाद भी अपने राज्य को संग्राम राज इस क्षेत्र को कुछ नहीं कहा, स्वतंत्रतापूर्वक चलने दिया। इसकी मृत्यु हुई तब जाके तुंगा वाले क्षेत्र को अपने में मिलाया। तो साथियों, इस तरीके से लोहार वंश का संग्राम राज देख सकते हैं कितना मजबूत और महत्वपूर्ण शासकों में इसका नाम शुमार है। और यहीं पे एक विद्वान, ठीक है, हुआ करते थे, ठीक है, जो कि एक राजा भी था, हर्ष, जिसका नाम था हर्ष। यह राजा था और विद्वान भी साथियों था। कई जो है विद्यालयों में जाकर के, विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर थी। तक्षशिला में जाके अपनी शिक्षा को इसने पूरा किया था हर्ष ने, और यह विद्वानों की तरह इसे माना जाता है। और इसी के कवि हुआ करते थे कल्हड़। देखिए, विद्वानों का ही काम होता है इतिहास लिखवाना। भाई इतिहास लिखा रहेगा तब तो कोई पढ़ेगा, जब इतिहास नहीं रहेगा तो कहाँ कोई पढ़ेगा। तो विद्वान जो होते हैं, जैसे अशोक था, देखिए उसने समझ लिया कि अगर कॉपी पर किताब पर लिखवाएंगे तो आने वाले समय में सड़ जाएगा, बकरी खा जाएगी, या आग लग जाएगा, या कुछ लोग आएंगे तो जला ही देंगे। इसलिए उसने पत्थरों पर लिखवाया अपना इतिहास। हमारा इतिहास कोई नहीं मिटा सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक अशोक का शिलालेख रहेगा। आज भी देखिए अशोक का शिलालेख है। अशोक के बारे में हम एक बुक भी पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें जानकारियाँ बताई गई हैं शिलालेखों में। अगर देखें तो एक बुक से भी मोटी बनेगी। तो जो विद्वान है वही अपना इतिहास भी लिखते हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, इतिहास नहीं लिखते हैं। इतिहास लिखोगे तब तो किसी को पता होगा भाई, तभी तो इतिहास पढ़ेगा, आपके बारे में जानेगा। आने वाले समय में आपको लोग समझेंगे, आपके लिए किताब में भी जगह मिलेगा। जब लिखा ही नहीं रहेगा तो कहाँ मिलेगा भाई, कुछ नहीं। इसलिए हर्ष ने अपने कवि कल्हड़ को एक जिम्मेदारी दिया कि आप जो है कश्मीर का इतिहास लिखो, कश्मीर के बारे में शुरू से लिखो। तो कल्हड़ ने इसकी शुरुआत करी और इसको बखूबी लिखा। और हम जो पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़े हैं कश्मीर के बारे में, यह सब कल्हड़ से ही पता चला है। देखिए कल्हड़ का जो राजतरंगिणी है, बहुत मोटी किताब है। इसको हम अभी तो आधे घंटे पढ़ा दिए, एक घंटे पढ़ा दिए, पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दिए। लेकिन जब राजतरंगिणी पढ़ेंगे ना, या आप यूट्यूब इस पर जाकर पढ़ लीजिए, विकिपीडिया पर ही इसी केवल एक के बारे में पढ़िएगा, उत्पल वंश के बारे में, या केवल लोहारी वंश के बारे में पढ़िएगा। आप देखिए इतना सभी शासकों के नाम दिए गए हैं, कम से कम 10 पन्ना मिल जाएगा आपको केवल विकिपीडिया में। लिखने वाले तो कम ही लिखेंगे विकिपीडिया में, लेकिन अगर इसके राजतरंगिणी को आप देखोगे तो बहुत मोटी मिलेगी आपको। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा या इतिहास लिखा, जिसमें कश्मीर का इतिहास का स्रोत के रूप में लिया जाता है, और इसी को हम लोग पढ़ते भी हैं। और इसमें अंतिम राजा था जय सिंह। अंतिम राजा यहाँ का जय सिंह था, शासक था। और इसी के साथ जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है यह खत्म हो जाती है। राजतरंगिणी जो है क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, जय सिंह के साथ ही। तो यह आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण राजतरंगिणी है, और इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। हम आपके लिए लिमिटेड और
परीक्षाओं से संबंधित ही जानकारी को शेयर की हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथियों, इसके बारे में आपका क्या विचार है, लोहार वंश और इनका छोड़िए, आप दिद्दा के बारे में बताइए अपना विचार, सुझाव भी दीजिएगा, किसी बात को संबंधित हो, किसी बात से लेकर हो। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।